जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स होस्टेड बाय अमार एंड फराज। और जो हमारी हर वीक की तरह हम आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं। जो लास्ट वीक के अंदर जो हमने एनालिसिस किए थे, जो स्टॉक पिकिंग्स दी थी, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। हमारे सरमाया अलमनाई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें फराज भाई ने एक न्यू स्ट्रैटेजी दी है और एक लाइव सेशन भी किया था, जिसमें 100,000 प्लस डॉलर जो है ऑलमोस्ट ऑन अ कॉम्बिनेशन वाइज सबने बनाए थे। और ये बहुत रेयर होता है कि आपके जिस तरीके से आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अगर दे रहे हैं, उसको साथ में लाइव ट्रेड करके इस तरीके से बड़े मजेदार किस्म की आपको स्ट्रैटेजीज दें। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल न्यूज भी हैं, आज हम उसको भी डिस्कस करते हैं। एंड लास्टली टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट डेट्स आने वाली हैं, तो वो थोड़ा सा फराज भाई भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स फराज भाई। फराज भाई कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है मार ज़बरदस्त। और इस वीक तो हमने ना सिर्फ लास्ट अपनी वीडियो के अंदर ये जो हम हर वीक शो कर रहे हैं इसमें अच्छे एनालिसिस किए थे, बल्कि हमने इस दफ़ा एक नई स्ट्रैटेजी अपने अलुमनाई स्टूडेंट्स को शेयर की है। और मज़े की बात ये, पहली दफ़ा शायद कोई सुन रहा या देख रहा होगा कि जो लेक्चर हमने लाइव मार्केट के ऊपर दिया, चलती हुई मार्केट के ऊपर दिया, और उसी को फिर हमने वहीं पे ट्रेडिंग भी की। तो मेरे ख़्याल में 450 470 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे और सब ने ही पैसे बनाए। अगर ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ 200-250 डॉलर सब ने बनाए तो $100,000 का प्रॉफिट हुआ था। अगर आप कहते हैं मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सक्सेस स्टोरीज दिखाता हूँ। सो हमारी जो टेक्निकल की ट्रेनिंग है उसमें ना सिर्फ हम ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे होते हैं, बल्कि टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आ रही होती हैं, जो हमारे पास नई स्ट्रैटेजीज आ रही होती हैं, वो अपने अलुमनाई के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं, और उसी को फिर जाके लाइव ट्रेड्स भी कर रहे होते हैं और दिखा भी रहे होते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, यहाँ पे देखिएगा। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ भी देख लिया। बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोस्त जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेज हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो ये देखिएगा, यहाँ पे जो नई स्ट्रैटेजी है सब इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी आ जाएंगी अमेजिंग, ज़बरदस्त, सुपर से भी ऊपर। सो जो लोग एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो अब अगेन नई ट्रेनिंग, नया बैच शुरू होने लगा है। सो जो भी इंटरेस्टेड है सरमाया.p के ट्रेनिंग्स पे जाएं, URL लिंक नीचे होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिएगा, अब ये सब लाइव कर रहे थे और उसके बाद अभी ये खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से ट्रेड्स कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब मेरी स्क्रीन शेयर है तो मैं साथ ही फिर जो पिछली हमारी टॉपिक्स थी उनको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेसेंट स्टील अगेन, अच्छा मैं सारी स्क्रिप्ट्स नहीं करूँगा, मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पे हमने दिया था और उसके बाद ये देखें इतना फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही इसकी। गुल अहमद की हमारी जहाँ से पिक थी, उसके बाद ये भी बढ़ गया। क्रेसेंट स्टील को, जिसमें किसी ने अगर यहाँ पे क्रेसेंट स्टील में प्रॉफिट बुक करना है वो 125 124 कर सकते हैं। मैंने ऑल्दो 114 के करीब बुक कर लिया, मेरी बाइंग प्राइस 83 के करीब थी। सो मैंने 30 रुपीज़ की राइड ली और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मेरे गेंस रहे। गुल अहमद बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, हमने यहाँ पे बताया था, और उसके बाद ये 21 तक भी गया। स्टिल अगर कोई फॉलो कर रहा है उसके लिए 20 रुपीज़ का वैसल बनता है, वो इसको रख के काम कर सकते हैं। OGDC के ऊपर भी हमने बहुत अच्छी कॉल दी थी, 153 के करीब चल रहा था और उसके बाद ये सीधा 171 तक चला गया था। हमारे वो टारगेट्स हिट हो गए थे। अगर किसी को यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज करना है वो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से PSO, अच्छा जो हम वीडियोस में शेयर कर रहे होते हैं वो प्रोविजनल ट्रेड प्लान होता है, एक आइडिया दे रहे होते हैं, लेकिन जब रियल टाइम चल रही होती है
तो हम थोड़े से प्लान्स को मॉडिफाई भी कर देते हैं जब मार्केट्स की सिनेरियोज़ को देख रहे हों। सो जो एसएफईएल के क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर देखिएगा लास्ट टाइम जो हमने शेयर किया था वो कुछ और प्लान था। 190 के करीब जो लोज लग रहे थे, यहाँ पे एसएफईएल की तरफ से बाय कॉल आ गई थी। जो सैयद फराज इक्विटीज़ ब्रोकरेज हाउस में जिनका अकाउंट है, वो लोग उन लोगों ने ये ट्रेड की होगी 190 के करीब, एग्जैक्ट लो के करीब हमने बाय किया और 208 के ऊपर TP1 थी जो कि हमारी हिट हुई है। तो बड़ा ज़बरदस्त, ये यहाँ पे 190 के करीब बाई किया और 208 पे जाके सेल कर दिया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट टाइम एक भाई हमारे गिला कर रहे थे कि आप गलत बयानी ना करें ऑक्टोपस के बारे में, आपने हमें 121 का लेवल दिया था और तो वहाँ तक नहीं किया और उसके बाद जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर दिया था, लेकिन जब लास्ट वीक में वो बता रहा था उसमें भी यही कह रहा था कि जो एसएफईएल के क्लाइंट्स हैं, हमने 114 के करीब TP1 यहाँ पे रखा हुआ था। ये मैं आपको ट्रेड प्लान भी दिखा देता हूँ। ये था कि TP1 हमारा 113 114 के करीब था और यूजुअली हम ये करते हैं कि जब TP1 हिट होता है तो बाकी की जो पोजीशंस होती हैं उसको स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देते हैं। जहाँ पे ख़रीदा है वहीं पे लगा दें ताकि आपकी ट्रेड जो है वो मज़ीद लॉस में ना जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि 114 तक ही गया है और उसके बाद फिर ये ड्रॉप होकर SL हिट हो गया। सही है। सो अगर आप लोगों को रियल टाइम कॉल्स चाहिए तो आप SFEL में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड का लास्ट वीक हमने एक ट्रेड प्लान 4 आवर के ऊपर शेयर किया था कि अगर ये 2688 से ऊपर चला जाता है ये नए हाइज़ भी लगा देगा। तो उसने लगा दिए नए हाइज़, इस टाइम भी ऑल टाइम हाइज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, ये देखिए जिस तरीके से कहा गया था उसी तरीके से परफॉर्म हुआ। पाउंड USD की कॉल थी हमारी कि 1.3088 से नीचे जाएगा तो ये बिग फैट नंबर 1.30 को जाके टेस्ट कर सकता है। अगेन वैसे ही हुआ। उसके बाद ये नीचे चला गया, बिल्कुल जो हमारे लेवल्स हमने हाईलाइट किए थे यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया। स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, दो इसने थोड़ा टाइम लिया लेकिन एग्जैक्टली ये अपने TP के आके इसने हिट कराया। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो ये देखिएगा हमारे लेवल्स को जाके उसने हिट कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगर BTC की मैं बात करूं, हमने 2 दफ़ा इसकी कॉल्स दी, अगेन दोनों बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर दी। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस और ये क्या होती है, ये देखिएगा बुलिश डाइवर्जेंस और ये इसके बाद कहा था कि यहाँ से बढ़ जाएगा और उसको भी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये 61 से उठा और बुलिश डाइवर्जेंस की पार देखें कि उसने पूरे ट्रेंड को रिवर्स करके और एग्जैक्टली ऊपर 65 जो हमने हाईलाइट किए थे उसको जाके टेस्ट किया। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस और ये चीज़ें अगर टेक्निकल सीखनी, अगेन नया बैच आ रहा है, आप लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें अब फराज भी लेट्स मूव ऑन टू फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल, क्योंकि इस वीक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हुई हैं और ख़ासतौर पे IPPs की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ऑल्दो हमने लास्ट वीक के अंदर मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ की थी जिसके अंदर मैंने ओवरऑल बताया था कि IPPs के अंदर 5 IPPs ऐसी हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेशन की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर रही है और वो IPPs के साथ अगेन बैठ के कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द फंडामेंटल। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। लास्ट वीक के अंदर थोड़े से जो ग्लोबल फैक्टर्स भी चल रहे थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे थे, उसके अंदर मिडल ईस्ट की जो टेंशंस हैं वो सबसे ज़्यादा थी। ईरान इसराइल की वॉर आप लोगों को पता था, जिसकी वजह से ऑयल जो थे वो काफ़ी रेट शूट अप किए थे। तो लास्ट वीक के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वगैरह रिलीज होती हैं तो कैनेडियन डॉलर खासतौर पर जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा नीचे आता है। और इसी तरीके से ऑयल का रेट का ऊपर जाना जो है वो पाकिस्तान के लिए एज ए इकोनॉमी थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके रेट जो हैं वो अगर इंटरनेशनली बढ़े हैं और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसके रेट्स को बढ़ाती है तो वो आपके लिए थोड़ा सा हिट ले सकती है इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन हुई है कि जो हमारी टेंशन थी वो थोड़ी सी रिलीज भी हुई हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो है ऑयल के रेट्स इंटरनेशनली वैसे 20% जो है ऑल टाइम हाई से नीचे आए हुए हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी ऑयल ऊपर जाता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो रेट्स निकालती है उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है जिसकी बेस के ऊपर अभी भी उनके पास दे हैव अ गुड मार्जिन कि अपने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंटल लेवी के जो टैक्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से वो यूज कर पा रही है और अभी भी थोड़ा सा रूम है कि वो रेट्स को अभी इंक्रीज नहीं कर सकती। अच्छा, रिसेंटली अगर देखा जाए तो लास्ट 2-3 दिन पहले जो है ईरान इसराइल की थोड़ी सी वॉर की और न्यूज आई थी जिसकी बेस के ऊपर कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा मजीद ऊपर बढ़ा था। अभी तक जो है ये सिचुएशन वहां पे जारी है, लेकिन जैसे ही अगर ये थोड़ी सी रिलीज होती है तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है
ऑयल के जो रेट्स हैं इंटरनेशनली वो भी थोड़े से नीचे रहेंगे, और कैनेडियन डॉलर भी है वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के आईपीपीस कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हुए थे, इसको भी थोड़ा सा मजीद मैं कवर करता हूँ। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक बाइंग आई थी, कोलगेट के अंदर खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखी गई थी, फॉरेनर्स ने सेल किया था, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ने काफ़ी हद तक इसकी बाइंग किया है। रेमिटेंसेज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 39% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज हुए थे। इस वीक के अंदर हम थोड़ी सी डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट की जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी रिलीज की थी, और ये थोड़ा सा मैंने मेंशन भी किया था कि ओवरऑल आपकी जो हबको है इसके ऊपर काफी हद तक इम्पैक्ट आ सकता है। 30 से 35 रुपीज के जो पर शेयर जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और हमने ये देखा कि आपकी जो शेयर की प्राइस है वो काफी हद तक नीचे आ जाती है। यहाँ पे काफी लोगों ने तनकीद भी की थी कि आप बहुत लेट इसको वीडियो अपलोड करें। एक तो दो चीजें यहाँ समझने की कोशिश करें कि टेक्निकली हमने वीडियोस जो रिलीज करनी होती है, हम उसको एडिट भी कर रहे होते हैं, टीम ने एडिट करके उसको आपको सेंड भी करनी होती है। दूसरी चीज, एक चीज मद्देनजर रखें कि ओवरऑल आईपीपीस की तरफ से जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही इसके ऊपर वीडियो बना पाएंगे। आप यहाँ पे देखोगे, आई थिंक सरमाया पे वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ओवरऑल थोड़ा सा एक वीडियो बना के आपको पूरा एक पिक्चर बताई थी। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये भी मेंशन करता चलूं कि अवैस लगारी जो मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर हैं, ही केम टू आवर शो, हमारे यहीं भी पॉडकास्ट पे उन्होंने इंटेंशन अपनी शो कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि आईपीपी के इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अमार या फराज आके ही आपको सारा कुछ बताएं। आप ओवरऑल थोड़ा सा जो फॉलो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा खुद भी देखते जाया करें कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें कि बिजनेस मॉडल क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे हैं, और उसके बाद यू कैन अप्लाई दैट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूं कि जो आईपीपी, 5 आईपीपी जिसको मैंने मेंशन भी किया था वीडियो के अंदर, उनको तकरीबन 72 बिलियन रुपीस जो है वो मिलने जा रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये जो पैसे अगेन उनको मिलेंगे, ये एक टेक और पे मॉडल को इसको कहा जाता है कि आप पैसे हमसे ले लें और इसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 72 बिलियन जो है आपको रिलीज होंगे इन्हीं 5 आईपीपी के अंदर, जिनके अंदर आपको का एक बेस प्लांट भी आता है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है। यहाँ पे अगेन आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं कि ओवरऑल दीज आर द 5 आईपीपी जिनको पैसे मिलने वाले हैं। इनको फ्यूल सोर्स जो है वो कैपेसिटी भी यहाँ पे मेंशन है, फ्यूल सोर्स भी मेंशन हुआ है, पावर पॉलिसी वगैरह सारा यहाँ पे मेंशन है, कि जिसको आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ओवरऑल कितने पैसे रिसीव होने वाले हैं, कितनी कैश सेटलमेंट होगी, और उसके बाद जो है इन्हीं कंपनीज ने आगे जो डेप्ट इन्होंने लिया हुआ है वो आगे पे भी करना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई हैं। इसके अलावा ये जो अभी 5 आईपीपी के साथ हुआ है, इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है बाकी आईपीपी जो कंपनीज हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं, या जो भी उनका जो पॉलिसी है वो हाईलाइट उन्होंने यहाँ पे कर दिया कि हम बाकियों के साथ भी इसी तरीके से वॉलंटरी उनके साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर अगेन इनको भी या शायद पेमेंट होगी या टेक और पे डील यहाँ पे होगी। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो जो कंपनीज जो है उनकी रिमेनिंग लाइफ रह चुकी है वो यहाँ पे मैंने सारी हाईलाइट की है। फ्यूल सोर्स वगैरह मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड लास्ट एक चीज यहाँ पे समझिए कि ओवरऑल हबको का आपने देखा है कि काफी ज्यादा उसमें सेलिंग नजर आई है। यहाँ पे ये सरमाया की वेबसाइट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम फंड होल्डिंग्स को यूज करते हैं। अगेन लाइक भाई ने काफी ज्यादा इसमें वीडियोस में कवर किया हुआ है कि किस तरीके से आप फंड होल्डिंग्स को देख सकते हो। सो दिस इज हबको। और यहाँ पे अगर आप देखो 2024 से लेके अब तक अगस्त 2024 से सितंबर 2024 में काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने इसमें सेलिंग की है। तकरीबन यहाँ पे देखें, अगर MIF का जो फंड है उसने 13.22 से 9.13 की फंडिंग उसमें सेलिंग की है। उसमें थोड़ा सा वेटेज भी आपको नजर आ रही है कि कम हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो फंड होल्डिंग्स में जाके थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड भी किस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगेन एक चीज तो यहाँ पे ये है कि ओवरऑल अगर एक चीज नेगेटिव है एक सेक्टर के लिए, तो दूसरी चीज किसी और सेक्टर के लिए दिस कुड बी ह्यूजली पॉजिटिव। तो जिस तरीके से फराज भाई ने दिखाया कि PSO ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, तो ओवरऑल हो ये रहा है कि हबको की जितनी पेमेंट रिलीज करेगी गवर्नमेंट, तो उतना ही डेप्ट, जाहिर सी बात है, डेप्ट उनके बैलेंस शीट के अंदर भी है, तो वो डेप्ट को उन्होंने रिलीज करना है। और PSO इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल हबको ने अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के जो आपका CPP का जो एग्रीमेंट होता है उसके तहत आपने पैसे देने हैं PSO को। और ये तकरीबन 74% की जो हबको की टोटल पेएबल अमाउंट है
वो सिर्फ पीएसओ को जाना है। तो दिस इज अ गुड इंसेंटिव कि आप पीएसओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक ट्रिगर है पीएसओ के लिए। एक और भी ट्रिगर है जिसमें ऑगरा ने थोड़ी सी प्राइसेस को भी इंक्रीज किया है, विच इज अगेन गुड फॉर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंट्रीज। सो दिस इज वन डेवलपमेंट। नेक्स्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि सऊदी अरब की जो साइनिंग हुई है 2.2 बिलियन के एमओयू साइन हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर मनारा मिनरल्स की जो स्टेक है वो रेकोडिक के अंदर, ये रेकोडिक के प्रोजेक्ट के अंदर ये भी थोड़े से डिसाइड हुए हैं। तो दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इसके अलावा जो है ओगरा ने, अगेन मैंने मेंशन किया कि ओगरा ने प्रपोजल दिया कि टू रेज ओएमसीज के मार्जिन बाय रुपीज 1.35। तो अगेन थोड़ा से मार्जिन इस सेक्टर के थोड़े निस्बतन कम होते हैं, थोड़ा सा भी इंक्रीज आएगा तो उसके इंक्रीज होने की वजह से इनकी शेयर की प्राइस के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट जो है 23% ईयर ऑन ईयर जो है आपके इंक्रीज हुए है इन ऑटो सेल्स, और ये पामा के नंबर्स हैं। तो ये ऑटो सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये इंक्रीज नजर आ रहा है। डाउन द लेन लास्ट वीक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपकी ऑटो की जो सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं तो ऑटो फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ऑटो की इंडस्ट्री के लिए दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव। एंड लास्ट इंक्रीज इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स, तो अगेन 106 मिलियन विच इज अ माइन्यूट आपके लिए छोटा सा इंक्रीज है, लेकिन दिस हैज इंक्रीज द टोटल रिजर्व्स टू 10.8 बिलियन। तो अगेन ये थोड़ी सी डेवलपमेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। और लास्ट जो है एक बैंक्स रश टू इंक्रीज एडीआर टू अवॉइड एडिशनल टैक्स, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल देख रहे हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक टैक्स, गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स लगने जा रहा है टू द बैंक्स के अगर आप 15% एडीआर को मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर दूं, एडीआर का मतलब होता है एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। तो बैंक्स दो तरीके से बिजनेस करती है, आइदर वो अपने टी बिल्स के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के टी बिल्स या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, और दूसरा जो कारोबार करती है वो ये करती है कि कंपनीज को लोन्स प्रोवाइड करती है। सो जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो में किए जाते हैं। पिछले 3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बैंक्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे टी बिल्स या बॉन्ड्स के अंदर, और अब जाके जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है कि आप जो है अपनी लेंडिंग को इंक्रीज करें, आप दूसरी कंपनीज को इंटरेस्ट रेट अपने लोन्स वगैरह दें, और लोन जब आप दोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक एडवांस जो डिपॉजिट रेशियो है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, और ये दिस इज अराउंड 50%। तो गवर्नमेंट जो है बैंक्स को ये कह रही है कि किसी तरीके से आप इसको 50% तक ले आए, ताकि ये आपको जो एडिशनल टैक्स है कम लगाएंगे कि अगर आप मेंटेन नहीं करते, सो लेट्स सपोज 50% से आप नीचे एडीआर को मेंटेन करते हो तो आपके ऊपर एडिशनल 10% का टैक्स लगेगा, और अगर आप 40% से नीचे एडीआर को रखते हो तो तकरीबन ये जो टैक्स है ये आपको 16% ज्यादा देना पड़ेगा। इस टाइम पे 3 बैंक्स हैं, सांबा बैंक, फैसल बैंक एंड अस्करी बैंक, जिन्होंने अपने एडीआर को 50% से ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है। अब दूसरे एंड पे अगर बैंक्स को ये इंक्रीज करना है अपना एडवांस डिपॉजिट रेशियो, इस टाइम पे देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर कॉर्पोरेट या कंपनीज के लिए कि बैंक्स जो हैं इस टाइम पे काइबर रेट से -4-5% के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करिए टू दीज कंपनीज। दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, और इससे होगा क्या कि कंपनीज को सस्ते रेट में अपने लोन्स मिलेंगे, और वो अपना पिछला लोन को भी इस तरीके से कम कर सकती हैं, और उसके साथ साथ अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकती हैं। सो दीज आर सम वेरी बिग पॉजिटिव्स। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को अगेन पॉज करके भी बाकी चीजें भी पढ़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल इफ यू मेंटेन एडवांस डिपॉजिट रेशियो टू अराउंड 50%, तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपके कंपनीज को बहुत सस्ते में लोन्स मिलेंगे और उसको वो सही तरीके से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर नाउ, काफी ज्यादा डिटेल में मैंने कवर कर दिया। सो ओवर टू यू फराज भाई, आपके एंड से जो भी पिक्स हैं तो सही हमेशा की तरह यार मेरे 2 सवाल होंगे। सही है। एक सवाल ये कि यार आपने कहा कि एडीआर जो लोग जो बैंक्स मेंटेन कर लेंगे वो एडिशनल टैक्स से बच जाएंगे। आपने 3 बैंक्स का नाम लिया, सांबा, फैसल और तीसरा कौन सा है? अस्करी बैंक। अस्करी बैंक। अच्छा, ये चलें, ये चीज़ तो यहाँ से हमें पता चल गई कि इन पे कोई एडिशनल टैक्स नहीं लग रहा, इन्होंने एडीआर अपना मेंटेन किया हुआ है। कोई ऐसे बैंक्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो एडीआर का क्राइटेरिया मीट ही ना कर पाए, ताकि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही ना करें? जी
हाँ, काफ़ी हद तक तो ये सिचुएशन ये है कि ओवरऑल बैंक्स कोशिश करेंगे किसी तरीके से अपने एडीआर को 50% तक मेंटेन करें। आप अगर फैसल बैंक की अभी परफॉर्मेंस देखेंगे तो फैसल बैंक ने इसीलिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है कि ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स उन बैंक्स में कर रहे हैं जो जिन्होंने ये पहले ही लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं। तो जो कुछ बैंक्स होंगे बिल्कुल ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि ना मेंटेन करें, लेकिन दे स्टिल हैव टाइम टिल दिसंबर 2024। तो दिसंबर तक हम अभी ओवरऑल देखेंगे कि कितने बैंक्स जो हैं वो ओवरऑल इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। लेकिन अगेन जो कंपनीज जो हैं 40s के अंदर हैं, 40% के अंदर, तो वो इजीली 50% तक जा सकती हैं। जो उससे कम है 40%, उनको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा मार, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा ऑटो सेल्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ऑटो सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, वो हमें नज़र भी आया, जो भी पामा के नंबर्स आए उसमें सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपने एक और सेक्टर हाईलाइट किया, फूड और पर्सनल केयर का। मुझे हमने तो हमेशा यही सुना है स्टॉक मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट कम होने से सीमेंट सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा होगा। अभी तक सीमेंट सेक्टर क्यों लैग कर रहा है, क्यों नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा जैसे ऑटो ने कर दिया है, या बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? कुछ है सीमेंट में भी एक दो, उसके अलावा ओवरऑल? जी। अच्छा, सीमेंट सेक्टर का मोस्टली इशू ये है कि ओवरऑल आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट वगैरह तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसे कोई पॉलिसीज नहीं दी जिसकी वजह से वो सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है। अब रियल एस्टेट जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये थोड़े से सीमेंट एंड स्टील आप ओवरऑल देखें कि ये लैकलस्टर इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो जब तक उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी, तो तब तक आपके सीमेंट एंड स्टील उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह से आपको अभी भी नजर आ रहा है कि ऑटो जो है वो काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन अभी अगर आप एक साल के अंदर आप देखोगे ना, ओवरऑल सीमेंट के जो डिस्पैचेस हैं, जो उनकी सेल्स हो रही हैं, जो प्रोडक्शन हो रही हैं, जो सेल की नहीं प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाए, तो नंबर्स ऑलमोस्ट एक साल के निस्बत उतने ही हैं। लेकिन चूंकि सेल का जो प्राइस की इंक्रीज है, सीमेंट की प्राइसेस जो इंक्रीज हुई है पिछले साल की निस्बत, उसकी वजह से आपको सेल्स के नंबर नजर आ रहे हैं और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत नजर आया ज्यादा, जो कि ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि जब तक ये एक्टिविटीज रियल एस्टेट में नहीं बढ़ेंगी, तो सीमेंट एंड स्टील उस तरीके से शायद परफॉर्म ना करे जितना बाकी सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। हमारा मेरे ख्याल में इसके 100 इंडेक्स के टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 100 इंडेक्स के टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो अभी जब हम रिव्यू कर रहे थे उसमें बहुत सी स्क्रिप्ट्स थी और बहुत सी कॉल्स थी या ट्रेड प्लान्स है जो हमने रिव्यू नहीं किया। अगेन उनके ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं, वही स्टॉप लॉसेस लेवल्स हैं, वही आपकी टारगेट प्राइस हैं। सो काइंडली अगर इस वीडियो में मैंने उन शेयर्स को नहीं डिस्कस किया तो पिछली वीडियोज़ उठा के देख लें, उसकी ट्रेड प्लान का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फॉलो करते रहें। स्टॉप लॉस हिट होता है तो देर ना कीजिएगा उस ट्रेड को क्लोज करने के लिए, ठीक है। सो 100 इंडेक्स पे स्टिल मेरे पास सिंपल, अगर मैं डाउ थ्योरी हायर हाइज एंड हायर लोज पे चलूँ, वो इंटैक्ट है। अभी तक मेरे हायर हाइज लगते हुए आ रहे हैं, हायर लो डिफाइन होगा इस वाली साइकिल का। सो अभी तक ये ट्रेंड बुलिश ही है, सो इसमें बुलिश ही रहना चाहिए। टाइम साइकिल्स के ऊपर हमने पिछली दो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये अभी जो साइकिल चल रही है ये बुलिश ट्रेंड की है और इसमें अभी टाइम है ख़त्म होने में। सो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगी। फिर तीसरी बात कि EMA वीकली 21 और EMA डेली 89 जो फिफ्थ नंबर्स हैं, इसको भी हमने पहले डिटेल से देखा था। ये यहाँ पे इस चार्ट पे नहीं है, लेकिन जब आप इधर से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर शो हो रही होगी, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। और मज़े की बात, वो इस टाइम यहाँ हायर लो जो हमारा डिफाइन हुआ है वो इसके करीब करीब ही आ रही है। सो ओवरऑल अभी तक आपका ट्रेंड बुलिश ही है, यहाँ से नीचे सपोर्ट भी अच्छी डिफाइन हुई हुई है। अक्टूबर बुलिश मंथ है जो कि अभी तक नज़र आ रहा है। ओवरऑल अक्टूबर जब से शुरू हुआ अभी तक नेट प्लस में ही चल रहा है इंडेक्स आपका। बेयरिश इंडिकेशंस में लास्ट टाइम हमने एक फ्लैग पैटर्न को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शंस वाइज हो वहाँ पे 86, 87, 88 इस तरीके से, क्योंकि मंथली है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना उसके लिए प्रिसाइज बताना मुश्किल है, लेकिन यहीं कहीं उसके फ्लैग्स के ना टारगेट पूरे होते हैं। वो जिसमें मैंने कह दिया था कि ये फ्लैग के टारगेट्स तो पूरे हैं या प्रोजेक्शंस उसकी कंप्लीट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप हो। अभी तक टॉप के कोई साइंस नज़र नहीं आए, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ कोई हायर लो नहीं ब्रेक हुआ हुआ, यहाँ कोई डबल टॉप अभी तक या ट्रिपल टॉप कोई इस तरीके की कंफर्मेशन नहीं है। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब करना क्या है? करना सिंपल सा है कि ये इस वीक के हमारे दो सपोर्ट लेवल्स हैं। मैंने इस रैली के ऊपर, इस ट्रेंड के ऊपर मैंने फिर नंबर्स लगा दिए रिट्रेसमेंट के 84 170 और 83 437।
सो ये दो आपके सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आएँ इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कर रहे हो तो इस जगह पे बाइंग कर लें। और एसएल जो है आपका वो 80,120 ये 350 के नीचे भी हो सकता है, और ये मैंने लेवल्स भी बता दिए हैं, EMA 21 और 89, अगर इनसे नीचे कहीं जाता है तो फिर आप एग्जिट ले सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा ट्रेंड बुलिश है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगला जो हफ्ता हमारा आ रहा है वो रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक में फ्यूचर्स की पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, सो उसमें का प्रेशर आ सकता है मार्केट में। सो थोड़ी सी एहतियात वहाँ पे कर लेनी चाहिए, जहाँ पे आपके फ्यूचर्स की पोजीशंस की रोल ओवर चल रही होती है कि अक्टूबर से नवंबर में शिफ्ट हो रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आपके सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उनमें यूजुअली देखा ये जा रहा है पिछले 2-3 महीनों के रोल ओवर्स में कि वो बढ़ा के एक दफ़ा बढ़ाते ज़रूर हैं। जो आपके सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स जो ऐसे स्टॉक जो 30 रुपये तक के हैं, 5 रुपये से लेके 30 रुपये तक के, उनके जब रोल ओवर हो रहे होते हैं, सो बीच में ट्यूसडे या वेडनेसडे का एक दिन आता है, वो थोड़ा सा स्पाइक मारते हैं, तो सब समझते हैं कि ये बढ़ने लगा है, पर फिर वो वहीं पे आके दोबारा सेटल्ड हो जाता है। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी ट्रिकी है। इंडेक्स दो नए हाइज लगा रहा है, लेकिन जो भी शेयर आप बाय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको तंग ज़रूर कर रहा है, फ्रस्ट्रेट ज़रूर कर रहा है। एसएल भी नहीं हिट हो रहा, टीपीज भी नहीं हो रही, कोई साइडवेज ही मूवमेंट है। सो जो भी आप स्टॉक ले रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम दें, अपने स्टॉप लॉस के लिए, टीपी के लिए फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, इंतज़ार कर लें। ऐसा नहीं है कि 100 इंडेक्स के जो टॉप 100 कंपनीज है वो सारी एक साथ परफॉर्म कर रही हैं। कभी एक पर्टिकुलर डे पे एक सेक्टर को बढ़ा देते हैं, कभी दूसरे को बढ़ा देते हैं, कभी तीसरे को, कोई ट्रिगर न्यूज़ हो उसके पीछे तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर जाती है, अदरवाइज साइडवेज ही चल रही है। सो इतनी ज़्यादा परेशानी वाली फ़िलहाल बात नहीं है। जब भी सपोर्ट पे, अच्छे सपोर्ट पे आपको वैल्यू बाइंग नज़र आ रही हो अच्छे स्टॉक्स की, वो कर लेनी चाहिए। जो हमने पिछली 2 एपिसोड्स में जो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जिनके एसएल्स नहीं हिट हुए हुए, आप उन ट्रेड प्लान को भी दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं। जी अमार। जी अगर फराज भी आपके पास KSE 100 के अलावा कोई और स्क्रिप्ट्स हैं तो काइंडली शेयर दें। हाँ बिल्कुल। एक तो अब देखें, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है। जो अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो ऐसे आपको उस तरीके से मिल ही नहीं पा रहे हैं। सही है। एक साइड बोर्ड का मुझे मिला है बलूचिस्तान व्हील्स का। ये इसने क्या किया कि यहाँ पे एक बॉटम डिफाइन किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, इसके रिजल्ट्स बाय द वे बड़े अच्छे थे, और फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। इसने एक चीज़ अच्छी है, स्टॉप लॉस अपना डिफाइन किया हुआ है चार्ट्स के बेसिस पे, जो कि 99 रुपीज़ का बनता है। सो थोड़ा सा ही कहीं नीचे मिलता है, 130 127 के करीब बाय कर सकते हैं, और आए कर सकते हैं इसके जो टारगेट्स हैं 164 और 191 को। सो ओवरऑल ये एक टेक्निकल्स के ऊपर नज़र आ रहा है, बेयरिश ट्रेंड से एक साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, और फिर अप ट्रेंड की शक्ल बनाता हुआ दिखा रहा है। अमार, रिसेंटली इसका भी कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया है बलूचिस्तान व्हील्स का। मेरे ख्याल में रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है, आप ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली बलोचिस्तान व्हील्स का अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें ना तो तकरीबन 80% का इंक्रीज आया है इनके प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर, विच इज़ अगेन फिनोमिनल। तो इतना इंक्रीज अगर आप किसी कंपनी के अंदर आ जाए तो अगेन वो फाइनेंशियली जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म कर गया। दूसरा जो चीज़ है इसका, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के जो क्वार्टर है उसके साथ कंपेयर किया जाए तो 3x है। ठीक है, तो 3 गुना ज्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ा है। इसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें ना तो ये टायर्स अगेन व्हील्स बनाती हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज के लिए। सो इसमें जो ट्रैक्टर की जो सेल्स है इनकी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, और उसकी वजह ये थी कि जो लास्ट ईयर जो थे उससे पहले आपके फ्लड्स वगैरह ज्यादा आ रहे थे तो ट्रैक्टर्स कम बन रहे थे। तो ट्रैक्टर्स अगर आपके कम बने तो उसमें ओवरऑल जाहिर सी बात है व्हील्स कम बनेंगे। तो बेस इफेक्ट इसको कहते हैं। तो बेस इफेक्ट अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो उसमें जो जंप आया है उसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स आपको नजर आ रहे हैं कि 80% इनका इंक्रीज आया। सो दिस इज अ बिग रीजन। चलें, ज़बरदस्त। दूसरा मेरी पिक है नेट सॉल की, वो हम देख सकते हैं। अगर ये उसी तरह का पैटर्न है, एक दफ़ा मैं बता दूं, जैसे ऑक्टोपस पे बना हुआ था, वो थोड़ा सा बड़ा और फिर एसेलेट हो गया। सो बहुत एहतियात से काम करें इसमें। दो मैं टेक्निकल लेवल्स आपको तरीके से बता देता हूँ। एक तो ये कि इसने 136 की क्लोजिंग नहीं दी अभी तक, और ये तकरीबन आपका अगस्त से 15 अगस्त से, अब हम अक्टूबर में हैं, 136 के ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे आके फिर दोबारा से ट्रेड करना शुरू कर देता है। सो अगर ये ट्रेड लेनी है, 136 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए डेली बेसिस के ऊपर, जिस दिन ये 136 से ऊपर क्लोज हो जाए, वो एक इंडिकेशन हो सकती है कि फर्दर बढ़ सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस आपका 122 है। सेकेंडली, या तो
अब आप क्लोजिंग का तो वेट नहीं कर सकते कि यार क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर अगला लेवल क्या है आपका कि 139 पे ही अगर डेली का ब्रेकआउट लग रहा है तो फिर आप 139, अभी तक इसने ब्रेक नहीं हुआ इससे, सो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। सो ये दोनों कॉल्स आपके लिए हैं पर्सनली, आप जहाँ पे वो हों। या सेकेंडली अगर आप सस्ता ख़रीदना चाहते हैं, ये नीचे कहीं आता है 125 126 पे लें, 122 का एस एल रखें, एस एल हिट होता है एस एल हिट करवा दें, 3-4 रुपये का रिस्क होगा। अगेन स्टॉक्स रिस्क मैनेज अच्छे तरीके से कीजिएगा, पोर्टफोलियो का 2% 3% के हिसाब से अपने शेयर्स को कैलकुलेट करके और फिर इसमें काम कर सकते हैं। अमान, नेटसोल आईटी के ऊपर अभी रिसेंटली इसने डिविडेंड भी दिया है, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, ओवरऑल इसका लास्ट वीक भी हमने, मेरे ख्याल से लास्ट वीक था या उससे लास्ट वीक हमने नेटसोल के भी आपने एनालिसिस शेयर किया था, तो 20% इसमें देखा गया कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज आया। और ज़्यादातर जो आया है वो उनका सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और ये मेरे एक्सप्लोसिव स्टॉक की एक मैंने स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर की है, उसके अंदर ये स्टॉक एक साल पहले मौजूद था। तो उसकी बेस के ऊपर भी आप जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं ना, पिछले एक साल की निस्बत काफी जबरदस्त इसने परफॉर्म किया है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। और इसके अलावा 2024 के अंदर ये 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रहे हैं। एक ऑल्दो हो चुके हैं। एक स्वीडिश बैंक के साथ इनकी एक डील चल रही है, जिसके अंदर अगेन इन्होंने जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यूएस बेस एक फाइनेंस की ऑटो कंपनी है, उसके साथ इनकी डील चल रही है। एंड देन थर्ड है वो $16 मिलियन की इनका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, जर्मन बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ। तो अगेन ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर इनके आगे आने वाले वक्त के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये परफॉर्म कर सकता है। चलें, ज़बरदस्त, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट दी है हमार। अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं, डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर ये इन प्राइस पे शायद मुश्किल है अगर ये ब्रेकआउट दे जाता है। सो अच्छा, फिर नेक्स्ट पिक मेरी है। अभी हम सीमेंट सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। मेपल लीफ सीमेंट अभी रिसेंटली एक पूरी इसने लेग बनाई है, कोई 31 से 39 तक आया है, कोई 30% अपसाइड दिखाई है विद इन नो टाइम, 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक। अब ये जो ट्रेंड बना है इसके ऊपर ये हायर लो यहाँ कहीं डिफाइन करना चाहिए इसको 36.1 36.4 के करीब। ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका फिर 34 का हो जाएगा, 2 सवा 2 रुपये का एसएल। और टारगेट आप इसका दो अगेन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 39 या 40 के करीब कर सकते हैं। हायर लोस पे आए तो ही बाय करें, या यहाँ पे नीचे आके कहीं ग्रीन क्लोजिंग दे जाए फिर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको चार्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। सो ये जो जोन मैंने डिफाइन किया भाई, मुझे लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट जोन इसके लिए प्रूव हो सकता है। हमारे फंडामेंटल्स अभी आपने बहरहाल डिस्कस भी किए, एक दफ़ा फिर से अगर रिपीट कर देंगे स्पेसिफिकली मेपल लीफ सीमेंट को लेके। अच्छा, मेपल लीफ एक तो यहाँ पे एक्टिविटी ये चल रही है कि ये दे हैव द इंटेंशंस टू एक्वायर शेयर्स ऑफ एग्रीटेक। तो अभी तक जो है वो आप कह लें 3-4 जो कंपनीज है, एक जिसमें एफएफसी भी आ गया, जिसमें आपके फातमा वाले भी आ गए, और ये अगेन मेपल लीफ जो दे हैव द इंटेंशन कि ये किसी भी किस्म एग्रीटेक के शेयर्स को एक्वायर कर ले। तो एक तो एक्टिविटी खैर ये चल रही है। दूसरी जो है दे हैव 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप एक साल की निस्बत देखा जाए, डिस्पाइट द फैक्ट के सीमेंट्स की जो सेल्स हैं ओवरऑल जो ऑफ टेक है वो काफी हद तक स्टेबल रही है। तो स्टेबल होने की वजह से अगर आप ओवरऑल सीमेंट की इंडस्ट्री को पूरे कंपैरिजन करेंगे, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द कंपनीज जिन्होंने अपनी प्रॉफिट को एक्सीड किया या इंक्रीज किया है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जिनके काफी हद तक प्रॉफिट जो हैं वो स्टेबल रहे हैं। सही हो गया माल, थैंक यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक जो आप लोगों की हमारी सरमाया की फंडामेंटल टीम्स की तरफ से ऑलरेडी इसका चार्ट वो रिपोर्ट शेयर हुई हुई है, हाई नोन लेबॉर्ट्रीज़ की। सो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर मैं इसको देखूं, इसने बहुत ज़बरदस्त अपनी कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन बॉक्स कंप्लीट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, जो बाइंग जोन इसकी 725 735 की इस टाइम बनती है। फिर उसके बाद ये 796 तक गया, अब आज 764 के ऊपर ट्रेड हो रहा है फ्राइडे आफ्टरनून जब हम सेकंड सेशन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है ये अगर नीचे कहीं आता है या इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को टेस्ट करता है या इस सपोर्ट जोन पे आता है तो इसको बाय कर सकते हैं। जो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका डिफाइन है। ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स था ये 2 दफ़ा ब्रेक किया है। सो इससे के नीचे जो आपका का लेवल है तकरीबन 644-45 का, ये स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट्स आप अभी जो रिसेंट इसके हाइस थे अगस्त के, वो 840 के करीब था, तो वहाँ तक इसको आए कर सकते हैं इजीली। और अगर उसको ब्रेक किया तो फिर ये एक लेग और ऊपर की बना सकता है। सो यहाँ पे इस सपोर्ट जोन पे अच्छी बाइंग इसकी बनती है। हमारे हाई नून में क्या चल रहा है फंडामेंटल्स के ऊपर?
अच्छा, हाई नून ओवरऑल मेरी इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, ऑल टाइम फेवरेट अगर आप कह लें कि उनमें से एक कंपनी है। हाई नून का अगर रिसेंटली देखा जाए पिछले साल के निस्बत तकरीबन 25% का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। दूसरी चीज जो है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए के ऊपर, जो एक साल पहले गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दी है ओवरऑल नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दो कैटेगरीज होती हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल ड्रग्स या नॉन एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स अगेन वो वाली होती हैं जो कि आपकी लाइफ सेविंग होती हैं, जिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो वो आपकी एसेंशियल में आती हैं। और दूसरी नॉन एसेंशियल ड्रग्स होती हैं जो कि आपके कुछ और मतलब यूज़ होती है आपके लिए, तो वो आपकी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं। सो गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है अपने टैक्सेस उसमें डीरेगुलेट कर दिया कि आप जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि पूरा फार्मा सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और इसकी वजह भी यही थी। और मैंने अगेन अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हद तक मैंने, बल्कि पब्लिक के लिए भी हमने एक सेशन किया था, फार्मास्यूटिकल सेशन। और ओवरऑल अगर कोई जाके देखना चाह रहा है तो सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर ये अवेलेबल भी है। हमने डिटेल के अंदर 8 से 10 कंपनीज को ओवरऑल डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कंपनीज को आने वाले वक्त के अंदर ये फायदा हो सकता है। सो उसमें अगेन हाईनून वाज वन ऑफ माय टॉप पिक्स। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज थी जिसमें सिटी फार्मा भी था, एजीपी भी थी, सारी कंपनीज थी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओवरऑल जो मैंने लास्ट मंथ के अंदर जो अपनी एक रिपोर्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, उसमें हाईनून वाज वन ऑफ माय टॉप पिक्स, और उसकी बेस के ऊपर भी फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलें, जी, और ज़बरदस्त। बैक हमारे चार्ट्स के ऊपर भी अच्छी लग रही है और स्टॉप लॉस इस पे डिफाइन है, सो आई थिंक इस पे काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, जो अगली पिक है, बल्कि आप ये कह लें कि कुछ सिखाना मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो हमारा आज का सबक होगा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हाई राइज एंड हाई लोज बनते हैं, वो आपका बुलिश ट्रेंड होता है। बेयरिश ट्रेंड में लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये आपका बेयरिश ट्रेंड ख़त्म होता है ना, एक इस तरीके का दो दफ़ा अगर एक सर्टेन लेवल को आके वो टेस्ट कर जाए कुछ अरसे के बाद, उसको आप डबल बॉटम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल है आपका हॉरिजॉन्टल रे में यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक बॉटम सिंगल ये है, दूसरा ये है। ठीक है, यहाँ पे FCEPL ने क्या किया कि डबल बॉटम बनाया, एक बुलिश डाइवर्जेंस है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जो डबल बॉटम की शक्ल होती है ना, वो इस तरीके की होती है कि बेयरिश ट्रेंड आ रहा है आपके पास, एक बाउंस लिया, दोबारा आके उसको रीटेस्ट किया, इसको हम डबल बॉटम कह देते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट नहीं करता, उसके करीब करीब कर देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको रेयर ही होती है मिलना, लेकिन इसमें मिल सकती है। अभी जो हमने पहला चार्ट शेयर किया था बलोचिस्तान व्हील्स वाला, उसमें भी डबल बॉटम था और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया था बेयरिश ट्रेंड के बाद। सो सेम पैटर्न है कि बेयरिश ट्रेंड के बाद इसने डबल बॉटम डिफाइन किया। अगर मैं इंडिकेटर्स पे RSI पे जाऊं तो इधर यहाँ पे इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट की हुई है। सो इसके बाद होता क्या है, डबल बॉटम लगने के बाद आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे पहले बुलिश डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बुलिश डाइवर्जेंस लगी, एक बाउंस हुआ, दोबारा नीचे आया, इसने बॉटम को नहीं ब्रेक किया, फिर बाउंस कर गया, और इस वक्त ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है उससे उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो उम्मीद है इसको कर देगा, और यहाँ से फिर एक नया ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ सके। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, ये आज हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ABCD पैटर्न देखा था, इस दफ़ा हम डबल बॉटम को देख रहे हैं। सो आप लोगों का टास्क ये है कि एटलीस्ट एक चार्ट या एक स्क्रिप्ट ऐसी कमेंट्स में जाके मेंशन करें कि जिसके ऊपर इस टाइम PSX में डबल बॉटम डिफाइन हो रहा हो, इसी तरह के पैटर्न के ऊपर कि डिसेंडिंग बेयरिश ट्रेंड आ रहा है, अब डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करके वो ऊपर आया और डबल बॉटम डिफाइन करने के बाद थोड़ा सा बाउंस किया हुआ उसने। ठीक है, ये एग्जैक्ट बॉटम अगर आपको पकड़ने हैं, रिवर्सल्स पकड़ने हैं, तो इसको कर सकते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ पे बाय करें फॉर एग्जांपल, और SL आप जो है जो भी बॉटम लगा हुआ है 56 का, वहाँ पे रखें और इसकी वेट करें कि एक आप ट्रेंड में आना ऊपर शुरू हो जाएगा। सो आप लोगों का टास्क ये है। लास्ट वीक जो टास्क दिया हुआ था, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और ज़्यादातर मुझे लगता है सरमाया के स्टूडेंट्स ही थे। सो उसमें हमने सुई नॉर्थ के ऊपर डिस्कस किया था कि ABCD कहाँ बनते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि A पॉइंट कहाँ था, B पॉइंट कहाँ था और C कहाँ था। उस केस में आपका ये A पॉइंट था, यहाँ पे B बना, ये C हुआ और फिर अब ऊपर D की तरफ। तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन जो सबसे अच्छा जवाब था वो रुकुद्दीन उमर साहब का था।
इन्होंने ए पॉइंट ये मेंशन किया है, बी ये किया है और ये बताया है उन्होंने कि 73.37 के ऊपर पहली रेजिस्टेंस है, जो बिल्कुल ठीक बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 81 ब्रेक होगा तो ये और ऊपर जा सकता है, 99 तक जा सकता है। सो इनको हम गिफ्ट हैम्पर भेज देंगे। आप अगर ये शो देख रहे हैं प्लीज़ support@sarmaya.pk पे ईमेल करके अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, हम डिलीवर कर देंगे आपको। जी अमार। जी, अच्छा, इसके अलावा फराज भाई, अगर आपके पास ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कोई स्क्रिप्ट्स हैं तो यू कैन शेयर। हाँ जी, बिल्कुल। अमार, इस दफ़ा ना मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शंस आ गए हैं, बिल्कुल करीब 2 हफ़्ते रह गए हैं और मार्केट जो है ना उसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया उस तरीके से कि इलेक्शंस के लिए वेट कर रही है। जो 100 इंडेक्स है आपका या एस&पी 500 है, उसके ऊपर थोड़ी-सी साइडवेज़ एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो गई इस हफ़्ते से। अगर मैं थोड़े से सीज़नल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊँ, पिछले 2 दफ़ा जो इलेक्शंस हुए, जो हम बड़ा आसानी से कह देते हैं कि ट्रंप आएगा तो क्रिप्टो बढ़ जाएगी, ट्रंप आएगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी या ट्रंप आएगा तो डॉलर वीक हो जाएगा। देखते हैं कि पिछले 2 इलेक्शंस में क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या दिखाती है। मैं सबसे पहले डीएक्सवाई से शुरू करता हूँ। और अच्छा, मज़े की बात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये सिग्निफिकेंस आपको 100 इंडेक्स पे भी नज़र आएगी, क्योंकि जब ये इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जब और ग्लोबल मार्केट्स परफॉर्म करना शुरू करती हैं तो दुनिया की तकरीबन सारी मार्केट्स उसको फॉलो करती हैं कि रिस्क ऑन मोड चल रहा होता है। तो अगर हम देखें, मैं 2016 में जाता हूँ। 2016 के इलेक्शन में जो डॉलर इंडेक्स था, उसने क्या किया कि पहले कुछ दिन पहले ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी भी यही कुछ हो रहा है। कोई 1-2 हफ्ते पहले डॉलर वीक होना शुरू हुआ और उसके बाद ट्रम्प के जीतने पे फिर ये डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो DXY का कैरेक्टर 2016 के इलेक्शन में डॉलर वीक हो रहा था और उसके बाद इलेक्शन जैसे ही आए, स्टेबिलिटी आई और उसके बाद फिर ये डॉलर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया। अब 2020 वाले केस में क्या हुआ है कि 3 नवंबर 2020 को जो इलेक्शंस थे, उसमें जो डॉलर इंडेक्स की कैरेक्टरिस्टिक थी, उससे पहले डॉलर एक हफ़्ता पहले बढ़ना शुरू हो गया था और जैसे ही इलेक्शंस हुए डॉलर इंडेक्स आपका वीक होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि डॉलर इंडेक्स अगर मैं इस टाइम पे देखूं और पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊं, तो हमेशा ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। जहाँ पे पहले सर्टेन टाइम के लिए एक हफ़्ता पहले बेयरिश था, वहाँ बुलिश हो गया, जहाँ पे पहले बुलिश था वहाँ बेयरिश हो गया। अब इस केस में हमारे पास ये पिछले एक हफ़्ते से बुलिश चलता हुआ आ रहा है। सो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये बेयरिश होता है अगले 2 हफ़्ते के लिए, फिर ये दोबारा इलेक्शंस के बाद बढ़ जाएगा। सो अगले 2 हफ़्ते जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप बैठ के इसको वॉच करें DXY को कि किस डायरेक्शन में जाता है। मेरा ख्याल है कि ये मोस्ट लाइकली अब इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा बाउंस करके रिट्रेस कर गया। इसकी भी हमने बाय कॉल यहाँ से दी हुई थी कि ये बढ़ जाएगा, अब ये ज़्यादा ऊपर चला गया। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए यहाँ से और फिर इलेक्शंस के बाद देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है। इलेक्शन से पहले जो इसके अभी 1-2 हफ्ते में बहुत की रोल और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर यही मैं कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्ड की देखूँ, अगर मैं 2016 के इलेक्शंस में जाऊं, अच्छा, गोल्ड ने दोनों इलेक्शंस पे बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही जैसा परफॉर्म किया। इसका ये मतलब है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डॉलर का कैरेक्टर है, और सॉरी, गोल्ड का जो कैरेक्टर है वो उसी तरीके का रहेगा। मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको। हमार ये देखिएगा कि डॉलर इंडेक्स आपका तो उस टाइम बढ़ गया था और गोल्ड ने एग्जैक्टली वही परफॉर्म उसी तरीके से किया कि इलेक्शंस के दौरान ये बढ़ा, इलेक्शन से पहले बढ़ता हुआ आ रहा था और बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद बुरे तरीके से नीचे आया। तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख सकते हैं गोल्ड की कि इलेक्शन से पहले बढ़ता हुआ आ रहा है, बुलिश हो गया और जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद ये बेरिश हो गया। अब अगर मैं 2020 के इलेक्शंस में जाऊं और हिस्टोरिकली देखूं, उसमें भी हमें यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आई थी गोल्ड की कि कुछ दिन पहले बढ़ रहा था और जैसे ही इलेक्शंस हुए उसके बाद ये बुरे तरीके से नीचे आना शुरू हुआ था और अच्छा खासा नीचे आया था उसके बाद। अभी भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है गोल्ड का कि आपके नए हाइज लगते जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर मंथली चार्ट्स के ऊपर मैं इसकी प्रोजेक्शंस दिखाऊं, ये तकरीबन आपका ना 2880 के करीब के मंथली चार्ट्स के ना इसके लेवल्स आ रहे हैं। अगर तो ये इलेक्शंस या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन तक इतना हो गया 2880, तो मेरे ख्याल में ये पंप एंड डंप वाला सिनेरियो हो सकता है कि गोल्ड
के लिए जो ट्रिगर इवेंट होगा वो इलेक्शंस के बाद है, जो जितनी दुनिया वेट कर रही है ना कि इसमें रिट्रेसमेंट आए, स्पेशली रिटेल ट्रेडर के, यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। सो ये एक कैटलिस्ट हो सकती है इवेंट जहाँ पे आपका गोल्ड नीचे आ सकता है। और इस टाइम जो रिकॉर्ड इसकी बाइंग पोजीशंस ओपन है गोल्ड की, सो ज़रा सी भी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई तो ये रिट्रेस अच्छा खासा कर सकता है। सो अगले 2 हफ्ते आई थिंक सो ये बुलिश ही इसको रहना चाहिए। इलेक्शंस के फ़ौरन बाद मुझे लगता है इसमें डंप आ सकता है। तो गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं इलेक्शंस के हिसाब से देखूं तो मुझे लग रहा है कि अगर ये देखिएगा ये ट्रेंड यहाँ से मंथली के ऊपर ना इसकी प्रोजेक्शंस तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है। और इससे भी पहले की अगर मैं यहाँ पे देखूँ 77 की, तो वो लेग जो इसकी बनती है वो 2880 के करीब की कहीं जाके आती है। सो यहाँ से ना अब गोल्ड की लॉन्ग पोजीशंस पे थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए। अगले 1-2 हफ्ते अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, प्ले कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शंस पे तो मुझे लगता है कि अमार हमें अपने इस अलमनाई के लिए बैठ के ना लाइव ट्रेडिंग सेशन अरेंज करते हैं, साथ साथ ट्रेड्स करते रहेंगे, रिजल्ट्स भी देखते रहेंगे। और वॉलेटिलिटी मार्केट में इस दफ़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो बड़ा मेरे ख़्याल में इस इवेंट को हम सारे मिलके एंजॉय करेंगे। आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी नैस 100 या S&P की बात करूं, उस दोनों केसेस के ऊपर आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो रही है, चले मैं वैसे ही बता देता हूं, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, आप लोग भी अपने चार्ट्स पे देख लीजिएगा। सो 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले जो दोनों मार्केट्स हैं आपकी, नैस हो गई है या S&P 500 हो गई है, वो 2 हफ्ते पहले तो साइडवेज हो जाती है या बेरिश हो जाती है। और उसके बाद जो ही इलेक्शन होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इलेक्शंस के बाद एक्सपेक्टेड फिर यही है कि अगर अभी ये साइडवेज हो जाती है तो फिर ये बढ़ना शुरू हो सकती है। इसी तरीके से BTC के भी यही सिनेरियो है कि BTC आपका 2 हफ्ते पहले थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है और उसके बाद वो नए हाइज लगाना शुरू करता है। दोनों इलेक्शंस में के रिजल्ट्स के बाद BTC भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। मज़े की बात KC 100 का इंडेक्स भी S&P 500 के इंडेक्स के साथ उन दिनों चल रहा था कि दोनों इवेंट्स पे, दोनों पिछले इलेक्शंस के ऊपर इंडेक्स वहीं पे रुका रहा। जैसे इलेक्शंस हुए तो 100 इंडेक्स, पाकिस्तानी 100 इंडेक्स ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। सो इलेक्शंस के बाद अमार ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड होती है, वो पॉलिसीज़ क्लियर हो जाती हैं, तो उस वजह से शायद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है जो स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म करना शुरू कर देती है। सो ओवरऑल अगर आप पहले देखा जाए तो 2016 की पीरियड के बाद जैसे ट्रम्प आया था तो स्टॉक मार्केट्स आपने ओवरऑल देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म की थी। तो एक तो ये होता है कि सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो अगेन इकोनॉमी जो है ना वो ये चीज़ को बुलिश ले रही होती है कि अगर ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जो कि आपके कॉर्पोरेट के लिए बहुत बेहतरीन होगा तो शायद ये आने वाले वक्त के अंदर पॉलिसी के अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस लेके आ सकता है। सो लास्ट टाइम हुआ ये था कि ट्रम्प जब आया था तो उसने कॉर्पोरेट के जो टैक्स हैं वो तकरीबन 39% से कम करके 21% पे कर दिए थे। ऑल्दो ये अब एक्सपेक्टेड नहीं है बल्कि उल्टा थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको टैक्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये तो खैर बात की बाद में देखा जाएगा, लेकिन सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद ये बहुत ज़बरदस्त इसमें ट्रिगर आ सकता है। अगर इफ अगेन ट्रम्प विंस तो मुझे तो लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। अच्छा, दूसरा आपने डॉलर का थोड़ा सा बताया कि डॉलर ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल देयर विल बी गुड वॉलेटिलिटी इन डॉलर इंडेक्स। बुलिश काफी ज्यादा है और इसके जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं मेरे एंड पे वो सबसे ज्यादा बुलिश है। यानी कि आप 8 करेंसी जो मेजर करेंसीज होती हैं उसमें से डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। जब तक इसमें कोई एक फंडामेंटल पॉइंट भी साथ ना मिल जाए, अगर मतलब कोई नेगेटिव चीज ना आ जाए, तो तब तक मुझे लग रहा है कि डॉलर थोड़ा बहुत स्टेबल रह सकता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए बताऊं तो मुझे लगता है कि यूरो यूएसडी अगर तो नेक्स्ट वीक के अंदर डॉलर थोड़ा बहुत बुलिश रहा तो यूरो यूएसडी काफी ठीक ठाक नीचे जाएगा। और दूसरे एंड पे अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ अगर आपको आई इसमें, अगर स्ट्रेंथ डॉलर डॉलर थोड़ा सा वीक होता है तो मुझे लगता है पाउंड यूएसडी थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ऑन द बुलिश साइड। तो ये दोनों चीजें भी आप अगेन मद्देनजर रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही है भैया अमार, मेरी भी टॉप पिक टेक्निकल्स के ऊपर पाउंड यूएसडी, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन पहले हम गोल्ड का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने ये कहा था कि ये ब्रेक करेगा तो इसको राइट कीजिएगा। अभी तक ये ट्रेंड में है और इलेक्शन से पहले पहले मुझे लग रहा है बुलिश ही रहेगा, इलेक्शंस के बाद फिर देखेंगे। सो अगेन बाय ऑन डिप ही करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आपको मिले तो बाय करें। मेरे दो इस टाइम सपोर्ट लेवल्स हैं 2684 और 2677। सो ये रीसेंट इसका हाई भी था जो ब्रेक हुआ है 2687 का।
तो यहाँ पे अगर कहीं मिलता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, तो बाय करना चाहिए। इस केस में स्टॉप लॉस आपका डिफाइन हो गया है 2632 का। सो आप बाय कर सकते हैं कि थोड़ा और ये बढ़ जाए जब तक आपके इलेक्शंस नहीं हो रहे। सो गोल्ड को सिंपल ट्रेंड के साथ ही प्ले करें। ऑल्दो अभी अमार इसके जो चाइना जो कॉन्ट्रैक्ट्स ख़रीद रहा होता है, उसने भी ख़रीदने ख़त्म कर दिए। पिछले 2-3 महीने से चाइना की बाइंग भी ख़त्म हुई हुई है गोल्ड में, और ओवरऑल रिकॉर्ड हाई पे इसकी बाइंग चल रही है। सो बस इस बात का वो एहतियात कीजिएगा, जब भी एस एल एट हो तो निकलने की कोशिश करें, एस एल एट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल कमिंग 2 वीक्स लग रहा है कि स्टिल ये बुलिश रहेगा। उसके बाद इलेक्शंस के बाद देखते हैं कि क्या होता है। गोल्ड एक ये है, जैसे अभी अमान ने हाईलाइट किया कि पाउंड यूएसडी एक अच्छी पिक हो सकती है। मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं इसकी चार्टिंग पे जाऊँ, मैं इसको अब बाइंग ऑन डिप्स या बाय साइड पे प्ले करूँगा। मेरे 1 आवर के ऊपर एक बहुत अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। जो लेवल्स हमने पहले हाईलाइट किए थे कि बिग फैट नंबर 1.30 तक आना चाहिए, वहाँ तक आया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराए बायर्स के, और उसके बाद दोबारा से अब फेक ब्रेकआउट दिया और फिर ये दोबारा अब ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। सो मुझे लगता है ये कहीं रीटेस्ट करता है 1.30 को या 1.295 को, यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। 1.30 880 या 1.31 बहुत सिंपल आसान से इसके टारगेट्स हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये 1.32 तक भी जा सकता है। सो पाउंड यूएसडी फंडामेंटल्स के ऊपर भी हम आर कह रहे हैं कि बाय कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे अगेन टेक्निकल्स के ऊपर भी ये शो कर रहा है कि अच्छा रिवर्सल इसके ऊपर हो सकता है। नैस अगर की बात करें, नैसडैक की, नैस 100 की, इसके ऊपर फ़िलहाल इलेक्शन से पहले अगर हमने एक बायस बनाया हुआ है कि थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज ये नीचे मिलना चाहिए, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कहीं नीचे आपको अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मिलता है 20,000 या 19,700 इलेक्शन से पहले, सो इलेक्शंस के बाद उम्मीद है कि ये शायद अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर जाए या उसके करीब करीब कहीं चला जाए। तो इसमें बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, या दूसरी ये बात, ये साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आप अपने 2-3 अच्छे लेवल्स को मार्क कर लें अपने चार्ट्स के ऊपर, जो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट नज़र आ रही है। तो सपोर्ट के ऊपर बाय लिमिट लगा के जो पिछली आपकी सपोर्ट हुआ है उसके नीचे एसएल रख सकते हैं, तो एज अ रेंज इसको प्ले किया जा सकता है। ओवरऑल इसमें अभी कोई बहुत बेहतरीन सा ट्रेंड, चाहे बुलिश और बेयरिश हो, वो नज़र नहीं आ रहा। रेंज है तो रेंज की तरह इसको फिर प्ले करें। फिर अगर मैं बीटीसी की बात करूं, तो बीटीसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। लग ऐसे रहा है कि अपने हाइस को ब्रेक करेगा। अभी तक कोई इस पे एसएच टॉप के साइंस नहीं है। अच्छी सपोर्ट डिफाइन हुई हुई है ट्रेंड लाइन पे। अगर ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ कहीं आता है या इधर जो 64,450 के करीब कहीं मिलता है, तो यहाँ बाय करना चाहिए। और फिर इसके टारगेट्स आप 70,000 और फिर उससे ऊपर जो इसके हाइस के करीब थे वो रख सकते हैं। स्टिल ये ट्रेंड कर रहा है हायर हाइज एंड हाई लो। जो इसकी यहाँ पे डाइवर्जेंस थी वो भी काफ़ी हद तक सिंक हो गई है, और ये अपसाइड दिखा रहा है। जो टॉपिक हो सकती है, अगर आप इसके अलावा भी ऑल्ट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं या काम कर रहे हैं, तो डॉज को देखा जा सकता है। यहाँ पे अगेन ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर कहीं आता है 0.13 के करीब, तो वहाँ पे अटैम्प्ट इसमें कर लेनी चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस 0.12 होगा, तो इसको देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, तो ये एक पिक हो सकती है उसकी। जी अमान। ओके फराज भी, अच्छा आपके एंड पे कोई चार्ट ऑफ द वीक इफ यू कैन शेयर एनीवन जिन्होंने कोई अच्छा चार्ट शेयर किया? बिल्कुल, कम्युनिटी में बड़ी एक्टिविटी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और बड़े अच्छे अच्छे चार्ट्स और बड़ी अच्छी टीपीज़ हिट होती हुई नज़र आई हैं। सो मुझे जो चार्ट पसंद आया वो फॉलिंग वेज का था, यूएसडी कैट का। ये शेयर किया हुआ है मोहम्मद सुफियान ने। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिएगा किस तरीके से प्ले कर रहा है। जहाँ से इन्होंने वेज का ब्रेकआउट बताया कि नीचे को जाने लगा है, ये एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया कि ये ब्रेक होगा। स्टॉप लॉस उन्होंने अपने हाइस पे रखे, और उसके बाद ये देखिएगा जहाँ पे बताया एंट्री प्राइस उनकी ये थी वेज के ब्रेक होने के बाद, और ये TP1 TP2 ईज़िली जाके उसी टाइम हिट हुआ जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हुआ। सो ये चार्ट ऑफ द वीक है सुफियान का। ज़बरदस्त चार्ट था इनका। जी अमार, बस। चलें, परफेक्ट हो गया। वाइंड अप करें फराज भी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में जितने भी ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए जाते हैं, उसके ऊपर कोशिश ये करें स्टॉप लॉस के साथ चलें, फ्रस्ट्रेट ना हो। टीपीज़ हिट होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बताया तो मंडे को ही वो जाके परफॉर्म कर जाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार और सब्र और तहम्मुल से काम किया करें। हमारा आप कोई एंडिंग नोट पे बात करना चाह रहे हैं तो बता दें।
बस परफेक्ट हो गया। चलें, थैंक यू सो मच फराज भाई। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक्निकल एनालिसिस का जो मास्टर क्लास का कोर्स की रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली है, सो यू कैन गो टू सरमाया ट्रेनिंग्स एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हो कि जिस तरीके से फराज भाई भी प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो है प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, अगेन दिस इज अ स्किल। सो टेक्निकल एनालिसिस को आप एज अ स्किल के तौर पे भी यूज करेंगे तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में बहुत ज्यादा इसके ऊपर पैसा बनाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग जो हैं, एक तो इन्वेस्टर्स भी बहुत कम है और ट्रेडर्स भी बहुत कम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अच्छे ट्रेडर्स मिलते भी नहीं है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स और आप इसमें अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा, ओवरऑल अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जैसे हमने आई नून की बात की और भी स्क्रिप्ट्स को देखा, तो ओवरऑल आप देखो कि फंडामेंटल्स को अगर आप कंबाइन करते हैं टेक्निकल्स के साथ, तो किस तरीके से किलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। पीएसओ की एग्जांपल आपके साथ है। पीएसओ ने ओवरऑल फंडामेंटल उसमें ट्रिगर आ रहा है, ओग्रा की वजह से भी आ रहा है, और हपको की जो पेमेंट्स है वहां पे भी इसमें डाइवर्ट हो रही हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि आपको चार्ट्स में भी नजर आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस, और फंडामेंटली भी उसके अंदर चीजें कुछ इंप्रूव हुई हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी, और गोइंग फॉरवर्ड आप लोग हमें फॉलो भी करते रहा करें। थोड़ा सा ये भी बताया करेंगे कैसा आपको ये जो हम बुल्स एंड बीयर्स के एपिसोड्स लेके आ रहे हैं वो कैसा लग रहा है। थोड़ा सा कमेंट पे आप थोड़ा सा बताएं। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से। अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।